नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीए वाला क्लासेस में। दोस्तों, आज हम वीडियो के माध्यम से आज डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर को आज हम सॉल्व करवाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इस मॉडल पेपर को अगर बारीकी से समझ लिया तो आपके किसी भी डेट में अगर आपकी परीक्षा लगी है तो आपका ये पेपर बारीकी से सॉल्व हो जाएगा, अगर आप इसको बारीकी से देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल पर हमने और भी अदर भी मॉडल पेपर को सॉल्व करवा चुके हैं। अगर आप चाहें तो अदर भी सब्जेक्ट का हमने मतलब मॉडल पेपर को सॉल्व करवाया है। अगर आपकी सब्जेक्ट है तो आप उस मॉडल पेपर को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस मॉडल पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले जो इसमें मॉडल पेपर दिया है इसके पहले ही मॉडल पेपर को पढ़ेंगे। उसके बाद में इनमें दिए गए क्वेश्चन भी इनके नीचे दिए हुए हैं, इनको भी हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए मेरा टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले पेपर को पढ़ते हैं, उसके बाद में इसको पेपर को हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं वो आपकी जो सब्जेक्ट है वो सोशियोलॉजी है। आपकी जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है। वो पेपर का आपके नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, आपके लिए ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, पेपर जो होता है 2 घंटे का होता है। इसमें मार्क्स जो होते हैं 75 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देने होते हैं। खंड इसमें तो ये 3 खंड में विभाजित होता है पेपर, ये खंड आ, खंड बा, खंड सा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में इसमें दिया हुआ है उसमें नोट भी दिया हुआ है। सभी प्रश्नों का उत्तर, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। फ्रेंड्स, खंड जो आ है इसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए थे और 30 नंबर का इसमें 10 क्वेश्चन से 3-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। फ्रेंड्स, 50 शब्दों में लिखने होते हैं। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान 26 जनवरी को क्यों ही लागू हुआ। चौथा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है कि 4 मौलिक अधिकारों को लिखिए। छठा क्वेश्चन है उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपातकालीन प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 8 है संघीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है राष्ट्रपति की अध्यक्षता जारी करने की शक्ति के बारे में फ्रेंड्स हमको लिखना है। उसके बाद में खंड जो सेक्शन बी आ जाता है। फ्रेंड्स, खंड बा में दिया हुआ है निम्नलिखित में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लगभग उत्तर जो है 200 शब्दों में देने हैं। फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। उसके बाद में भारतीय संविधान के किन्हीं 5 स्रोतों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय संविधान के किन्हीं 5 स्रोतों को बताइए। उसके बाद में दिया हुआ है मौलिक अधिकारों। क्वेश्चन नंबर 4 है मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति तत्वों के बारे में लिखना है। फ्रेंड्स, उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है लोकसभा में कार्यों का वर्णन कीजिए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में इसमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। इसमें पूछा गया था मुख्यमंत्री की शक्तियों का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है न्यायिक सक्रियता क्या है। फ्रेंड्स, इतने क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। उसके बाद में सेक्शन सी आ जाता है खंड सा है। फ्रेंड्स, इसमें निर्देश दिया हुआ है नोट में। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 9 इसमें दिया हुआ है इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया हुआ है इसमें कहा गया है
फ्रेंड्स सेक्शन जो सी दिया हुआ है इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में देना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 जो इसमें दिया हुआ है इसमें कहा गया है राज्यसभा के संगठनों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है फ्रेंड्स इसमें कहा गया है राज्यसभा के संगठन एवं शक्तियों का वर्णन के बारे में आपको लिखना है फ्रेंड्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है इसमें कहा गया है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ बताइए। भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएँ होती हैं उनके बारे में आपको फ्रेंड्स इसमें लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें 11 दिया हुआ है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर जो 11 इसमें दिया हुआ था इसमें पूछा गया है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया हुआ है भारतीय संविधान में राज्यपाल की शक्तियों एवं भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान में राज्यपाल की शक्तियों एवं भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। उसके बाद में फ्रेंड्स दिया हुआ है इतने सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स दिए हुए थे। इसमें जो करने होते हैं क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करने होते हैं वो 10.5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। दोनों कर देंगे तो 21 नंबर हो जाएंगे 10.5। ओके फ्रेंड्स उसके बाद में हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स इस बेल आइकन का जो घंटा है इसको ज़रूर दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए जो है इसमें सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न को उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। इस तरह का आपके पेपर में फ्रेंड्स ये दिया होगा। उसके बाद में क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन इसमें दिया है भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में आपको लिखना है फ्रेंड्स। भारत छोड़ो जो आंदोलन है फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन जो है भारत की स्वतंत्रता संग्राम एक निर्णायक चरण था जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को इसे कांग्रेस में क्विट इंडियन मूवमेंट कहा गया। मतलब भारत छोड़ो जो आंदोलन था इसको अंग्रेजी में क्विट इंडियन मूवमेंट कहा गया फ्रेंड्स। और ये जो है 1942 में लागू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ओके फ्रेंड्स उसके बाद में इसमें प्रमुख तथ्य दिए हुए हैं। तारीख 8 अगस्त 1942 को ये घटना घटित हुई थी। उसके बाद में इसका स्थान जो है मुंबई, अब मुंबई है। अगस्त कांते मदन उसके बाद में इस स्थान का नाम है। उसके बाद में फ्रेंड्स नेतृत्व करता है इसका जो महात्मा गांधी थे। आयोजक जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस। नारा जो दिया था करो या मरो, डू या डाई। उसके बाद में इसकी पृष्ठभूमि के बारे में फ्रेंड्स लिखना है आपको। उसके बाद फ्रेंड्स इसके पृष्ठभूमि के बारे में लिखना है। ओके फ्रेंड्स इसकी पृष्ठभूमि जो दी हुई है पृष्ठभूमि उसको पहला पॉइंट जिसमें दिया हुआ दूसरी विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना सहमति युद्ध में शामिल किया गया। फ्रेंड्स अगर आप इतना भी लिख देते हैं 50 शब्दों में बना के तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे फ्रेंड्स। इतना अगर आप और नहीं भी लिखते हैं इसके बारे में अगर बना के लिख देते हैं तो सबसे ही बढ़िया। लॉन्ग क्वेश्चन में इतना बड़ा आपको लिखे समझना है। उसके बाद में अगला पॉइंट दिया है 1942 में क्रिप्स मिशन असफल रहा। तीसरा पॉइंट इससे भारतीयों में असंतोष बढ़ा और पूर्ण स्वतंत्रता की तेज मांग हुई। उसके बाद में आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं। गांधी जी ने अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने की मांग की। उसके बाद में 9 अगस्त 1942 को गांधी जी सहित कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन पूरे देश में फैल गया और यह जन आंदोलन बन गया। ओके फ्रेंड्स उसके बाद में कई जगहों पर हिंसक घटनाएं भी हुई। उसके बाद में इसमें जो प्रमुख नेता दिए हैं जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए हैं। उसके बाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिए हुए हैं, अरुणा असफ अली दिए हैं। उसके बाद इसका महत्व जो है इस आंदोलन में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। यह स्वतंत्रता की अंतिम और सबसे व्यापक लड़ाई थी। अंततः 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई। ओके फ्रेंड्स इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसमें पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी उसके बारे में फ्रेंड्स आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया था खंड जो आ है, खंड आ का क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है
इसमें लिखना है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की। इसका उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक मंच प्रदान करना और ब्रिटिश शासन में सुधार लाना था। फ्रेंड्स इतना अगर आप लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से पूरा हो जाएगा। ये सारे पॉइंट जो मैं फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ इनको आप कॉपी पे लिख कर नोट कर लीजिएगा और यही पढ़ के जाइएगा, पेपर में आपको बहुत मदद मिलेगी। आप उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है इसमें पूछा गया है आपसे, भारतीय संविधान 26 जनवरी को क्यों ही लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ। भारतीय संविधान 26 जनवरी को ही लागू भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इस ऐतिहासिक दिन की स्मृति और सम्मान में संविधान लागू कर भारत को गणराज्य घोषित किया गया। 26 जनवरी को हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इतना फ्रेंड्स अगर आप लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरा हो जाएगा और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर अगला आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्य विशेषताएं लिखिए। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी मुख्य विशेषताएं जो हैं उनके बारे में लिखना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना और विशेषता जो है इसमें फ्रेंड्स सबको लिखना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल संविधान का परिचय पत्र मानी जाती है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र मानी जाती है। इसकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पहली विशेषता जो है इसमें हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के जो लोग हैं उसके बारे में कहा गया है। उसके बाद दूसरा है संप्रभु सोवरजिन भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। फ्रेंड्स ये है। उसके बाद में अगला है समाजवादी सोशलिस्ट, सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल। अगला है पंथ निरपेक्ष, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, जनता द्वारा चुनी गई सरकार होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स उसके बाद में गणतंत्र रिपब्लिक, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, वंशानुगत शासन नहीं। अगला है फ्रेंड्स उसके बाद में न्याय जस्टिस के बारे में, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। उसके बाद में स्वतंत्रता लिबर्टी, विचार व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद में समानता इक्वालिटी, कानून के समक्ष सभी समान। उसके बाद में फ्रेंड्स दिया हुआ है बंधुत्व, एक राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना। फ्रेंड्स अगर आप बीए में हैं और सेमेस्टर आपका फर्स्ट है और उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस है तभी इस पेपर को आप देखिए, आपके लिए तभी महत्वपूर्ण साबित होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, पूछा गया है इसमें किन्हीं 4 मौलिक अधिकारों को लिखिए। मतलब जो 4 मौलिक अधिकार जो हैं उनके बारे में फ्रेंड्स लिखना है। तो इसमें क्या है, भारतीय संविधान के 4 मौलिक अधिकार निम्न है। इस तरह आपको लिखना, भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों को निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनमें से 4 इस प्रकार हैं। पहला फ्रेंड्स अधिकार है महासमानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, सभी नागरिक कानून के समक्ष समान। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, पॉइंट 2 दिया हुआ है, मतलब दूसरा अधिकार दिया हुआ स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 1922 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है फ्रेंड्स। उसके बाद में 3 दिया हुआ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, किसी भी धर्म को मानने पालन करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया हुआ है। उसके बाद में चौथा दिया हुआ है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32, अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय में जीने का अधिकार। यदि चाहे तो मैं सभी 6 मौलिक अधिकारों की सूची भी तैयार कर सकता हूँ अगर आप बताएं तो।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 6 दिया हुआ था, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। संविधान संशोधन की 3 प्रमुख विधियां हैं। नंबर 1 जो विधि है साधारण बहुमत से संशोधन। कुछ विषयों जैसे नागरिकता, शासन, कार्य, संचालन आदि में संशोधन साधारण बहुमत से किया जाता है। इस अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना गया है। उसके बाद फ्रेंड्स ये दिया हुआ है विशेष बहुमत से संशोधन। संसद के दोनों सदनों में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य 2/3 बहुमत। उसके बाद में तथा कुल सदस्यों का बहुमत 50% से अधिक होना चाहिए। अधिकांश संशोधन इसी प्रक्रिया से होते हैं। अगला नंबर 3 है विशेष बहुमत राज्यों की स्वीकृति। कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ, संघ राज्य संबंध में संसद में विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों की विशेषताएं स्वीकृत आवश्यक हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में अंतिम चरण जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, सभी सदस्यों से पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर वह संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। फिर इतना लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इसमें आपातकालीन प्रावधान के बारे में दिया हुआ है, इमरजेंसी प्रोविजन। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन है। आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ मिल जाती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 कारण युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। उसका फ्रेंड्स दिया हुआ है अगला पॉइंट राज्य आपातकालीन राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राष्ट्रपति की सत्ता राष्ट्रपति के अधीन चली जाए। उसके बाद में इतना आप लिख देंगे। उसके बाद में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में है। देश की वित्तीय स्थिरता को साख को खतरा होने पर अब तक भारत में कभी नहीं लागू हुआ। विशेषतः 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर। फ्रेंड्स इतना अगर आप लिखेंगे तो क्वेश्चन पूरा समाप्त हो जाएगा आपका। ये 2 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। इसमें पूछा गया संघीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। संघीय व्यवस्था वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र और सरकार और राज्य सरकारों के बीच संविधान द्वारा किया जाता है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है फ्रेंड्स, संघीय व्यवस्था की भी प्रमुख विशेषताएं। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं जो दी हुई हैं फ्रेंड्स, सत्ता का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा। उसके बाद में लिखित संविधान, शक्तियों का उल्लेख संविधान में, संविधान की सर्वोच्चता। उसके बाद में सभी सरकारी संविधान के अधीन, स्वतंत्र न्यायपालिका, विवादों का समाधान न्यायालय द्वारा। उसके बाद में द्विस्तरीय सरकार, केंद्र और राज्य सरकार। उसके बाद में फ्रेंड्स अगला दिया हुआ है उदाहरण, भारत में संघीय व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के पास अलग अलग विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। फ्रेंड्स इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया हुआ था और दिया हुआ है, ये आपको करना है। न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायालय यह जांच करते हैं कि सरकार द्वारा बनाया गया कोई कानून, किया गया कोई संविधान अनुरूप है या नहीं है। यदि कोई कानून यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसे अवैध असंवैधानिक घोषित कर देता है। प्रमुख बिंदु,
यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। नंबर 2, इसका उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना है। यह संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यह कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण का साधक है। उसका महत्व, न्यायिक समीक्षा लोकतंत्र में संतुलन और नियंत्रण चेक्स एंड बैलेंस बनाए रखती है और संविधान की रक्षा करती है। फ्रेंड्स, ये भी आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा इतना अगर आप लिखेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, उसमें पूछा गया राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ क्या होती हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की शक्तियों जारी करने की शक्तियाँ जो होती हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में के अनुसार जब संसद का कोई भी सदन सत्र में ना हो और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मुख्य बिंदु जो है कि अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ जो हैं केवल तब प्रयोग की जाती हैं जब संसद सत्र में ना हो। उसके बाद में पॉइंट 2 है, यह शक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग करते हैं। अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान होता है। संसद के मुख्य सत्र संसद के पुनः सत्र शुरू होने के बाद अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर संसद में की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। यदि स्वीकृति नहीं मिलती है, पॉइंट 5 है, यदि स्वीकृति नहीं मिलती है तो अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है। महत्व, यह शक्ति आपात का अत्यावश्यक परिस्थितियों में त्वरित कानून बनाने के लिए दी गई ताकि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो को अभी आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बी ए वाला क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आपकी तरह उनकी भी मदद हो सके। फ्रेंड्स, सेक्शन बी है, अगला जो खंड दिया हुआ है सेक्शन बी दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इसमें निम्नलिखित में से 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो लगभग देना है वो आपको देना है 200 शब्द में। फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए अगला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर खंड बा का 2 नंबर है। इसमें दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आपको 200 शब्दों में लिखना है। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के उदय के कारण जो हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। इसके पीछे अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण थे। ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों, भारी कर व्यवस्था तथा भारतीय उद्यमों के विनाश ने जनता में असंतोष उत्पन्न किया। अंग्रेजों की भेदभाव नीतियों के कारण भारत को उच्च प्रशासनिक पदों से वंचित रखा गया। उसके बाद में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार से स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के विचार फैले। समाचार पत्रों और साहित्य ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ने राजनीतिक जागरण को संगठित स्वरूप दिया। 1905 में बंगाल विभाजन आंदोलन को व्यापक जन समर्थन दिलाया और स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दमनकारी कानूनों और जलियांवाला बाग जैसी घटनाओं ने आंदोलन को तीव्र बना दिया। इस प्रकार विभिन्न कारणों से मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का जन्म हुआ, जिससे अंततः देश को
स्वतंत्रता की ओर किया गया। फ्रेंड्स इतना आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। फ्रेंड्स अगर आप लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन ये आसानी से पूरा हो जाएगा और आपके क्वेश्चन का आंसर पूरा होगा और आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो फ्रेंड्स अगला दिया हुआ था, इस क्वेश्चन नंबर जो अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो फ्रेंड्स अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। इसमें पूछा गया था भारतीय संविधान के किन्हीं 5 स्रोतों को बताइए। भारतीय संविधान के किन्हीं 5 स्रोतों के बारे में आपको बताना है। भारतीय संविधान के 5 स्रोत जो दिए हुए हैं, भारतीय संविधान विभिन्न देशों के संविधान और ऐतिहासिक अधिनियमों से प्रेरित है। भारतीय संविधान विभिन्न देशों के संविधान और ऐतिहासिक अधिनियमों से प्रेरित हैं। 5 प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं भारतीय संविधान के। उसके बाद में फ्रेंड्स दिए हुए हैं ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली जो है भारतीय संविधान में, वो ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व विधि का शासन। फ्रेंड्स जो दिया हुआ है इसमें, ये ब्रिटेन के संविधान से दिया हुआ है। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, ये जो दिया हुआ है यूएसए के संविधान में दिया हुआ है। उसके बाद में आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो दिए हुए हैं, वो आयरलैंड के संविधान से दिए हुए हैं। उसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935, संघीय ढांचा, प्रांतीय स्वतंत्रता, आपातकालीन प्रावधान, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत है। इसी प्रकार भारतीय संविधान विश्व के विभिन्न लोकतांत्रिक अनुभवों का समन्वित रूप है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में इतना आप लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन ये पूरा हो जाएगा। 4 नंबर आपको इस क्वेश्चन के मिल जाएंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है खंड जो बा है, खंड बा का जो 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था, मौलिक अधिकार और राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताइए। मौलिक जो अधिकार हैं उनमें दिए गए मौलिक तत्वों के अंतर के बारे में फ्रेंड्स आपको बताना है और 200 शब्दों में आपको इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। फ्रेंड्स आप 200 शब्दों में अगर इस क्वेश्चन को आंसर को लिखेंगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर को देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो दिए हुए हैं भाग 4 दोनों महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, परंतु इसके उद्देश्य और स्वरूप में अंतर है। मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं। वे अधिकार हैं जो उनकी स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। ये न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं। यदि सरकार इनका उल्लंघन करती है तो नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इनका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करना है। फ्रेंड्स इतना आपको लिखना है। उसके बाद में फ्रेंड्स इसका आगे और देखना है। इसके बाद में इसका आगे और दिया हुआ है आंसर इसका। इसके विपरीत राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ये सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने हेतु राज्य को निर्देश देते हैं। उन्हें न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता है, अर्थात ये प्रवर्तनीय नॉन जस्टिसेबल हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स आगे मौलिक अधिकार व्यक्ति केंद्रित हैं। मौलिक अधिकार जो हैं व्यक्ति केंद्रित हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व समाज केंद्रित हैं। अधिकार नकारात्मक स्वरूप के होते हैं। उसके बाद में सरकार पर प्रतिबंध। उसके बाद में जबकि राजनीति निर्देशक तत्व सकारात्मक कर्तव्यों पर बल देते हैं। इस प्रकार मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता करते हैं और नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। फ्रेंड्स इतना आपको लिखना है।
इतना अगर आप लिखेंगे तो आपको इस भी क्वेश्चन के 4 नंबर जरूर मिल जाएंगे। उसके बाद में खंडवा का क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें पूछा है मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। फंडामेंटल जो ड्यूटीज होती हैं उसके बारे में आपको 200 शब्दों में लिखना है। तो चलिए आइए लिखते हैं। इसका आंसर है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं जिनका उद्देश्य राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया है। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं फ्रेंड्स वो 11 दिए हुए हैं। मौलिक कर्तव्यों में संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना तथा पर्यावरण की सुरक्षा करना शामिल है। 66वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अभिभावकों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना भी कर्तव्य बनाया गया है। उसके बाद में फ्रेंड्स दिया हुआ है मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं किए जा सकते हैं, परंतु ये नागरिकों को अनुशासित और जिम्मेदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतना आपको लिखना है फ्रेंड्स। ये अधिकार और कर्तव्यों के संतुलन को दर्शाते हैं तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार मौलिक कर्तव्य नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ साथ राष्ट्र के प्रति दायित्वों का भी स्मरण करते हैं। फ्रेंड्स इतना फ्रेंड्स आपको लिखना है। इतना अगर आप लिखेंगे तो आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर जो इसी का खंड बा का जो है 6 नंबर दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है लोकसभा के कार्यों का वर्णन कीजिए। लोकसभा के कार्यों का जो वर्णन है इसका आंसर लिखेंगे फ्रेंड्स। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। इसे जनता का भी सदन कहा जाता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। एक है विधायी कार्य। विधायी कार्य में लोकसभा कानून बनाने का कार्य करती है। अधिकांश विधायक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये फ्रेंड्स इसमें विधायी कार्य में दिया है। उसके बाद में वित्तीय कार्य में दिया हुआ है धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद में बजट पर चर्चा और स्वीकृत का अधिकार, उसके बाद में दिया हुआ है फ्रेंड्स सरकार के खर्चे पर नियंत्रण। इतना फ्रेंड्स आपको दिया हुआ है। उसके बाद में अगला जो दिया हुआ है कार्यपालिका पर नियंत्रण के बारे में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अगला जो दिया हुआ है कार्यपालिका के नियंत्रण के बारे में आपको लिखना है। फ्रेंड्स उसमें अगला पॉइंट दिया हुआ है कार्यपालिका पर नियंत्रण, प्रश्नकाल और शून्यकाल के माध्यम से सरकार से जवाबदेही और आत्मविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी। उस बाद में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। इतना फ्रेंड्स आपको लिखना है। उसके बाद में आगे देखते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में आगे जो दिया हुआ है निर्वाचन संबंधी कार्य। अगला जो पॉइंट दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें अगला पॉइंट जो दिया हुआ है वो निर्वाचन संबंधी कार्य के बारे में बताया गया है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी, उसके बाद लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, संविधान संशोधन। अगला पॉइंट दिया हुआ है संविधान संशोधन। फ्रेंड्स इतना आपको लिखना है। उसके बाद में आपको दिया हुआ है इसमें संविधान संशोधन के बारे में और एक पॉइंट लिखना है। संविधान संशोधन के बारे में लिखना है। संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करने में भाग लेती है।
संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करने में भाग लेती है। इस प्रकार लोकसभा कानून निर्माण, वित्तीय नियंत्रण और सलाह की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्रेंड्स, इतना अगर आप लिख दिए तो आपको 4 नंबर जरूर मिल जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है खंड बा का। इसमें पूछा गया है मुख्यमंत्री की शक्तियों की विवेचना कीजिए। मुख्यमंत्री की जो शक्तियाँ हैं उसकी विवेचना के बारे में आपको 200 शब्दों में लिखना है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है, मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री जो होता है वो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। वह राज्य सरकार का नेतृत्व करता भी होता है। वह सरकार का जो होता है वो नेतृत्व करता भी होता है और मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। उसकी शक्तियाँ और कार्य निम्न प्रकार से हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, परंतु फ्रेंड्स उसके बाद में परंतु समानता वह व्यक्ति नियुक्त होता है जो विधानसभा में बहुमत पद दल का नेता होता है। वह मंत्री की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सलाह देता है तथा मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी मुख्यमंत्री करता है। उसके बाद में फ्रेंड्स आगे दिया हुआ है, इसमें मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सरकार की नीतियों का निर्धारण करता है। वह राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता है तथा राज्य की प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी राज्यपाल को देता है। विधानसभा में मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है और सदन में नीतियों का समर्थन करता है। वह राज्य की कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं और प्रशासनिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद में इस प्रकार मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन का केंद्र बिंदु होता है और शासन संचालन में उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है न्यायिक सक्रियता क्या है। न्यायिक सक्रियता क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म। व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म? फ्रेंड्स 200 शब्दों में आपको इस आंसर को लिखना है। 200 शब्दों में, ये जरूर भूलिएगा मत आप। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म वह शक्ति है। न्यायिक सक्रियता वह शक्ति है जब न्यायालय संविधान की व्याख्या करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारों की रक्षा और जनहित के मामलों में सक्रियता भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः न्यायालय केवल विवादों का निपटारा करते हैं, लेकिन जब सरकार या प्रशासन अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं करता है तब यह न्यायालय हस्तक्षेप कर आवश्यक निर्देश देते हैं। उसके बाद प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। जनहित याचिका PIL के माध्यम से और आम नागरिक भी न्याय मांग सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला 2 नंबर है न्यायालय संविधान की व्यापक व्याख्या करता है। मौलिक अधिकार की रक्षा पर विशेष जोर। उसके बाद कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण बनाए रखना, ये इसका कार्य है। उसके बाद फ्रेंड्स फिर इसमें दिया हुआ है महत्व के बारे में दिया हुआ है। न्यायालय सक्रियता, न्यायालय जो सही दिया हुआ है इसमें सक्रियता लोकतंत्र में संतुलन और जवाबदेही सुनिश्चित
करती है या कमज़ोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने में सहायक होती है। हालांकि अधिक हस्तक्षेप को कभी कभी न्यायिक अतिक्रमण भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इतना आपको ध्यान देना है और आपको इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। उसके बाद में फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर फ्रेंड्स वीडियो को अगर आपने अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम जाता है, तो आप लोग मदद ज़रूर करिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। उसके बाद में लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए BA वाला क्लासेस यूट्यूब चैनल को। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में खंड आ हमने करवा दिया, खंड बा करवा दिया, खंड सा करवाना है, सेक्शन C खंड सा। अब हम करेंगे खंड सा जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में देने हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन जो नीचे दिए हुए हैं खंड सा में 2 ही क्वेश्चन को करना है और दोनों 10.5 नंबर के क्वेश्चन हैं। उसके बाद में चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, ये राज्यसभा के संगठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है और 450 शब्दों में लिखना है फ्रेंड्स। अगर आप पढ़े हैं अगर अच्छे से, तो आप अच्छे से लिख देंगे इसमें बना के। राज्यसभा के संगठनों एवं शक्तियों का वर्णन जो दिया हुआ है, राज्यसभा भारतीय संविधान का उच्च सदन है। राज्यसभा जो है वो भारतीय संसद का उच्च सदन है। इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है क्योंकि यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका संगठन और शक्तियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 के अंतर्गत वर्णित हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, आगे जो दिया हुआ है हेडिंग, वो राज्यसभा का संगठन के बारे में है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 450 है, निर्धारित की गई है। इसमें 238 सदस्य राज्यों एवं केंद्रों प्रदेश से चुने जाते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं, सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स अगली हेडिंग इसमें डालनी है। अगली जो हेडिंग दी हुई है राज्यसभा की शक्तियाँ। अगली हेडिंग जो दी हुई है राज्यसभा की शक्तियाँ, इसमें विधायी शक्तियाँ। सामान्य विधेयकों के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त हैं। कोई भी समान विधेयक तब तक नहीं बन सकता जब तक दोनों सदनों से उसे पारित ना कर सकें। उसके बाद में वित्तीय शक्तियाँ, अगला जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो वित्तीय शक्तियों के बारे में दिया हुआ है। वित्तीय शक्तियाँ जो दी हुई हैं, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु राज्यसभा उस पर सुझाव दे सकती है। राज्यसभा को धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर लौटाना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स संविधान संशोधन, अगला पॉइंट जो दिया हुआ है, अगला जो नंबर दिया हुआ है संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करने में राज्यसभा की भूमिका लोकसभा के समान है। उसके बाद में अगला पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 4 है विशेष शक्तियाँ। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा यदि कोई 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद द्वारा उच्च सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, राज्यसभा प्रश्नकाल
धनाकर्षण प्रस्ताव आदि के माध्यम से सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करती है। उसके बाद में दिया हुआ है निर्वाचन संबंधी कार्य। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है तथा उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में विशेष भूमिका निभाती है। उसके बाद में इसमें दिया हुआ है निष्कर्ष। राज्यसभा संघीय ढांचे की सुरक्षा करती है और राज्यों के हितों की रक्षा करती है। यह कानून निर्माण की प्रक्रिया में संतुलन और विचार विमर्श को सुनिश्चित करती है। इस प्रकार राज्यसभा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण और अस्थायी संस्था है। फ्रेंड्स, इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको 450 शब्दों में अगर आप लिख देंगे तो आपको 10.5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। खंड सा जो था फ्रेंड्स, उसमें क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं के बारे में लिखना है 450 शब्दों में। तो चलिए आइए लिखते हैं इसको। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो दी हुई हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसे 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान लिखित रूप में है। इसमें शासन के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उसके बाद में अगला पॉइंट दिया हुआ है फ्रेंड्स, संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक सुझाव। भारत में संघीय ढांचा है, परंतु आपातकालीन स्थितियों में केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, इसलिए इसे संघात्मक व्यवस्था के रूप में एकात्मक प्रवृत्ति कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे फ्रेंड्स। अगला पॉइंट जो दिया हुआ है वो संसदीय शासन प्रणाली के बारे में है। भारत में ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जहां वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। उसके बाद मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार जो हैं, संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है जिससे वह संविधान की रक्षा कर सके और न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करे। एकल नागरिकता। भारत में केवल एक नागरिकता का प्रावधान है जिसमें राष्ट्रीय एकता को बल दिया जाता है। उसके बाद में धर्मनिरपेक्ष राज्य। पॉइंट 8 से दिया हुआ है, इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में बताया गया है। भारत सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाता है। भारत सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाता है और किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म नहीं मानता है। अगला पॉइंट है कठोर एवं लचीली संविधान। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, एक मिनट फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अगला पॉइंट जो दिया हुआ कठोर एवं लचीला संविधान। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ना तो आध्यात्मिक कठोर है और ना आध्यात्मिक लचीली है, बल्कि दोनों का संतुलन है। पॉइंट नंबर 10 है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार भारतीय संविधान लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणराज्यात्मक मूल्यों पर आधारित एक
मूल्यों पर आधारित एक समन्वित एवं व्यापक दस्तावेज है जो भारत को एक सशस्त्र लोकतांत्रिक राज्य बनाता है। फ्रेंड्स, इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और आपको 10.5 नंबर मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन इस मॉडल पेपर में क्वेश्चन 2 से 4 दिए हुए हैं, तो इसलिए हमने उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। और अगर आप देख लेंगे तो क्वेश्चन आपका बन सकता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। 450 शब्दों में आपको इसका वर्णन करना है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत किया गया है। यह संविधान का संरक्षक एवं अंतिम व्याख्यात्मक है। इतना फ्रेंड्स लिख देंगे और आगे लिखना है फ्रेंड्स संगठन के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति प्रक्रिया में वरिष्ठ न्यायाधीश को सिफारिश कोलेजियम प्रणाली का महत्व स्थान है। उसके बाद में इसमें न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। उन्हें केवल संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों का वर्णन और सेवा शर्तें संविधान संशोधन सुरक्षित की गई हैं, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है। शक्तियाँ मूल अधिकारिता ओरिजिनल जुडिशियल मूल अधिकारिता के बारे में जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, उस बाद में इसको अंग्रेजी में ओरिजिनल जुरिडिक्शन केंद्र कहते हैं। उसके बाद में केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होता है। उसके बाद में अपील अधिकारिता में दिया हुआ है उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनाना। परामर्शदात्री अधिकारिता राष्ट्रपति महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। उसके बाद में मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। उसका पॉइंट नंबर 6 दिया हुआ विशेष अनुमति याचिका किसी भी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति से अपील स्वीकार करना। उसके बाद में इसका महत्व दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन स्थापित करता है। यह विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखकर जांच और संतुलन की प्रणाली को सुदृढ़ बनाता है। इस प्रकार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय देश की न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च स्तंभ है और संविधान की आत्मा की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो अगला दिया हुआ है, भारतीय संविधान में राज्यपालिका की शक्तियों एवं भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। 450 शब्दों में इस क्वेश्चन के आंसर को फ्रेंड्स आपको लिखना है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तथा अन्य संबंधित प्रावधानों में राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों और भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पर
रहता है, परंतु राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। अगला पॉइंट दिया हुआ है राज्यपाल की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी होता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। उसके बाद में दिया हुआ है विधायी शक्तियाँ। अगला पॉइंट दिया हुआ है विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। वह विधान सभा और जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ विधान परिषद का सत्र बुलाता है, स्थगित करता है तथा विधानसभा को भंग कर सकता है। किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित भी रख सकता है। अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति भी राज्यपाल को प्राप्त है। अनुच्छेद 213 जब विधानमंडल सत्र में ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है वित्तीय शक्तियाँ। राज्य का बजट राज्यपाल की नियुक्ति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक बिना राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इतना फ्रेंड्स लिखेंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट नंबर 4 दिया हुआ है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ जो दी हुई हैं, राज्यपाल को दया, क्षमा, दंड स्थगन या दंड रियायत देने की शक्ति प्राप्त है, विशेषकर राज्य के कानूनों के अंतर्गत दिए गए दंडों के मामलों में। उसके बाद में अगला पॉइंट दिया हुआ है विवेकाधीन शक्तियाँ। पॉइंट नंबर 5 दिया हुआ है विवेकाधीन शक्तियाँ। कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकता है। जैसे किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति या राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन की संस्तुति करना। फिर उसके बाद में निष्कर्ष दिया हुआ है उसमें राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख और केंद्र व राज्य के बीच सेतु का कार्य करता है। यद्यपि वास्तविक कार्यपालिका और शक्ति मंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है, किसी भी राज्यपाल की भूमिका प्रशासनिक स्थिरता, संवैधानिक मर्यादा और संघीय ढांचे की रक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतना फ्रेंड्स अगर आप लिख देंगे तो आपको 10.5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स आगे इतने ही क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन को हमने पूरा करवा दिया। फ्रेंड्स अगर आपने BA वाला क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स अगर इस क्लास के अगर आप PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7275420803 पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। ये PDF जो आपको मिलेंगे फ्रेंड्स वो बिल्कुल फ्री मिलेगी, आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हमने पूरा मॉडल को सॉल्व करवाया। तो मॉडल पेपर कैसा आपको लगा, कैसा साबित हुआ, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर लिखें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।